ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त भारत के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की उप महानिदेशक मोनिका बत्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। नमस्कार। नशा मुक्त भारत के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की डिप्टी डायरेक्टर जनरल मोनिका बत्रा। मोनिका जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मोनिका जी, अभी हाल ही में गृह मंत्री ने मानस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इसकी संकल्पना का क्या मुख्य कारण है? किस लिए इसकी शुरुआत हुई? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि यह माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है नशा मुक्त भारत का, और उस विजन में हम लोगों ने एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसमें कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकना और ड्रग्स के खिलाफ मुकाबला करना, यह हमारी नीति है, ताकि एक ड्रग फ्री समाज के लिए हम प्रयास कर सकें। उसी क्रम में यह एक पहल है नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन, जो कि मानस कहलाती है। इसका पूरा नाम बताऊं तो कहा जाएगा कि मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। आसूचना हम हिंदी में बोलते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। यह एक 24/7 प्लेटफॉर्म है नागरिकों के लिए, जो कि कई माध्यमों से, जैसे कि कई चैनल दिए गए हैं इसमें, जिससे कि वह अपने आगे आकर अपनी साझेदारी इसमें कर सकते हैं। जैसे कि 1933 एक टोल फ्री नंबर है जिस पे रिपोर्ट किया जा सकता है। साथ ही एक वेब पोर्टल है ncbmanas.gov.in, इस पे भी एक टिप दिया जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है ईमेल के थ्रू। उसके थ्रू भी नागरिक आकर अपना ईमेल दे सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें हम लोगों ने ये की है कि एक उमंग ऐप है जिसके यूजर बेस करीबन 6 करोड़ है। उस पे भी हम लोगों ने मानस को डाला गया है, ताकि ये सबके मोबाइल पे ही अवेलेबल रहे और बहुत ही आसान तरीके से जो आगे आकर अपने कोई टिप देना चाहता है या किसी भी बारे में जानकारी चाहता है, उसको वो दे सकता है। सबसे अहम बात यह है जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि इसमें जो भी व्यक्ति आगे आएगा, जो भी नागरिक, उसकी पहचान जो है उसको हम पूर्ण रूप से गोपनीय रखेंगे। जो यह जो हेल्पलाइन है उसमें किस तरह की सहायता या किस तरह की शिकायतें की सकती हैं, या सिर्फ शिकायतें की जा सकती हैं, या कोई इसमें हेल्प भी मिल सकती है, जैसे रिहेबिलिटेशन है, या ड्रग्स से कैसे छुटकारा पाएं, या अगर कोई और भी इसके बारे में जानकारी चाहता है, या ड्रग्स की सप्लाई के बारे में कोई जानकारी देना चाहता है, आपने टिप्स के बारे में बात करी, तो क्या इसी तरीके की चीजों को इसमें शामिल किया गया है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें 2 टाइप की चीजें हो सकती हैं। एक तो वो है जो ड्रग तस्करी, पेडलिंग या अवैध खेती या किसी भी प्रकार की और जानकारी देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। साथ ही इसका एक और विकल्प है, जो लोग परामर्श और पुनर्वास चाहते हैं, जो विक्टिम है, एडिक्ट हो गए हैं, लेकिन किसी को बताए बिना। कई बार हम लोग देखते हैं समाज में इस तरह की बात आती है तो हर लोग अलग तरीके से देखने लगते हैं। तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके फोन से यह सुविधा देता है कि आप परामर्श ले लें, तो इसका मतलब है कि काउंसलिंग करवा लें, या पुनर्वास रिहैब सेंटर के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है। ये जो काउंसलिंग है और रिहैब की फैसिलिटी है, वो MOSG, जो कि सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, उनकी हेल्पलाइन है 14446, उसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो वह भी फैसिलिटी ली जा सकती है। आपने भी बताया कि उमंग ऐप पे भी इसका लिंक दिया गया है, और उमंग ऐप पे जैसे अभी आपने बताया कि 6 करोड़ ऑलरेडी इसके उपभोक्ता हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या इसका लिंक मिल सकता है जहां से इसकी सुविधाएं ली जा सकती हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे। उमंग जो है वो करीबन 1988 ऐसी सुविधाएं जो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ने डिजिटल सेवाएं दी हैं, वो उसका एक प्लेटफॉर्म है उमंग, और उसमें हमने मानस को डाला है। तो अगर आपके मोबाइल में उमंग ऐप है तो उसमें आप मानस पे जाकर उसको सीधा लिंक कर सकते हैं। आप अपना वेब पोर्टल पे जा सकते हैं, आप ईमेल पे जा सकते हैं, वो हम लोगों ने लिंक किया हुआ है। लेकिन मैं यही बताना चाहूंगी कि बहुत जल्दी ही हम लोग चैटबॉट इंटीग्रेशन भी इसके साथ करने वाले हैं, जो कि और सुविधा और यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। तो ये मैं बताना चाहूंगी। जी, मानस पर जैसे आपने भी बताया कि ड्रग ट्रैफिकिंग की आप इसमें शिकायत कर सकते हैं, या ड्रग्स एडिक्शन हैं अगर उसमें रिहेबिलिटेशन के बारे में आप उसमें जानकारी ले सकते हैं। और किस तरीके की जानकारी को इसमें शामिल किया गया है? ये सप्लाई का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा ही, जहां तक मैं समझता हूं। बिल्कुल, सप्लाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार क्यूरोसिटी भी होती है। देखिए, यंग लोग हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, युवा पीढ़ी है, कुछ कहीं सुन लिया, कहीं मूवीज में देख लिया, तो कुछ जानना चाहते हैं। मैं ये बता सकती हूँ कि हमने इधर FAQs रेडी किए हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो मन में ख्याल आता है, अच्छा ये क्या है, अच्छा इसमें अगर ऐसा हो गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरा कोई दोस्त है जिसको लत पड़ गई है तो मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने कुछ फ्रीक्वेंट
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उसकी एक पूरी मानस पर वो अवेलेबल है। तो अगर आप उधर जाकर कोई भी जानकारी साझा करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं कि मैं किसी भी ड्रग के विषय पे, आपको सही जानकारी मिलेगी। माना कि आप उसमें कोई तस्करी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन अपने बारे में भी, अपनी इन चीजों के बारे में भी नॉलेज भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि सामान्य जानकारी जो युवाओं में एक उत्कंठा होती है कि क्या चीज, क्या इसमें ऐसी भी कुछ चीजें हैं कि जो ये आइडेंटिफाई भी कराता हो कि ये खासतौर पे ये चीजें या ये दवाइयां ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं या नहीं आती, इसके बारे में भी कुछ जानकारी साझा की गई? बिल्कुल, ये जानकारी बिल्कुल अवेलेबल है। हम लोग अभी बहुत देख रहे हैं कि कुछ दवाएं भी जैसे गलत इस्तेमाल की जाती हैं, नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, कि जो कि नॉर्मल कोर्स में दवाइयां नॉर्मल हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तब जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ हैं जो हम लोग जिनका अब्यूज भी हो रहा है। तो हम लोग इस पे पूरी जानकारी देते हैं कि आप लोग इन कैटेगरी के ड्रग्स जो हैं, फार्मा ड्रग्स जो हैं, वो एनआरएक्स ड्रग्स माने जाएंगे और उनसे हमें किस तरह से दूर रहना है और क्या उसकी परेशानियां हो सकती हैं शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पर, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसे ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए, और आपने जैसे कहा कि भारत सरकार का भी ये प्रमुख उद्देश्य है कि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है, इसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम अभी तक उठाए गए हैं, जिसमें मानस तो एक महत्वपूर्ण कदम है ही है, इसके अलावा भी और कौन कौन से ऐसे कदम हैं जो आम नागरिक के लिए जानना बड़ा जरूरी है? भारत सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें हम लोग देखा है कि बदलते ड्रग के परिदृश्य में बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं, बहुत सारे विभाग जुड़ गए हैं, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल चीजें भी जुड़ गई हैं। इसलिए भारत सरकार ने नेशनल और इंटरनेशनल समन्वय, इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है। साथ ही हम लोग अपने कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि क्षमता निर्माण का काम है, उस पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सप्लाई साइड में कई ऐसे कदम उठाए हैं जो कि एक समन्वय के लिए है, ताकि सेंटर से लेकर स्टेट और जिले लेवल तक हम लोगों का एक समन्वय का मैकेनिज्म है, जिसको हम एनकॉर्ड कहते हैं, नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसकी नियमित मीटिंग्स होती हैं जिन पे हम अहम मुद्दों को या कुछ जो रेलेवेंट और ट्रेंडिंग मुद्दे हैं उन पे हम लोगों का डिस्कशन होता है, ताकि गवर्नेंस का आखिरी जो जिला लेवल है, थाना लेवल है, उस तक सबको जानकारी हो कि किस तरह से ड्रग्स या उसके अब्यूज से लड़ा जा सके। आमतौर पे जो भारत की राजधानी भी और कैपिटल है, जो विभिन्न राज्यों से जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे किसी तरीके की सूचनाएं आती हैं तो ये समन्वय समिति जो आपने जिसका जिक्र किया, वो सभी राज्यों से संपर्क करके उसके बारे में जानकारी दे देगी, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन ही एक महत्वपूर्ण कदम होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं, वो सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट क्या क्या मोटे तौर पे काम करता है और किस तरीके से अभी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए जो चैलेंजेस हैं वो क्या चीजें हैं? देखिए, सप्लाई चेन की दो बहुत अहम चीजें होती हैं। एक होती है इंटेल जनरेशन, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग जनरेट करते हैं किसी भी बारे में, तस्करी के बारे में या किसी भी जानकारी का कि कहीं पर कोई परेशानी या अपराध हो रहा है। दूसरा होता है उसका इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज्यादा हम लोग एम्फेसिस देते हैं, ताकि एक टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, जो कि माननीय गृह मंत्री जी का कहना है कि चाहे वो पान दुकान से लेकर शुरू होकर किसी दूसरे देश में जा रही हो या दूसरे देश से हमारे पान के दुकान तक या हमारे स्कूल या कॉलेजों के परिसर के आसपास अगर ड्रग्स आ रहे हैं, तो हर उस कड़ी को हमें पहचानना है और तोड़ना है, कि जो नीचे से ऊपर तक हम लोग हर वक्त इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ध्यान देकर कर रहे हैं। जो तस्कर है उनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद प्रोसिक्यूशन है, उस पे हम लोग काफी ध्यान देते हैं, जिसमें कि वित्तीय जांच, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जिसको हम कहते हैं, उस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, ताकि फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ी जाए तस्कर की, ताकि वो आगे उस ड्रग प्रोसीड्स को आगे ना ले जा सके, जिससे कि हमें बहुत अच्छी सफलता भी मिली है और कुछ प्रॉपर्टीज अटैचमेंट हुए हैं, काफी भारी मात्रा में ड्रग प्रोसीड्स रिकवर किए गए हैं और प्रॉपर्टीज जो ड्रग प्रोसीड्स से बनी हैं उनको हम लोगों ने जब्ती भी की है। इसके अलावा एक पिट एनडीपीएस, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है। सरल शब्दों में समझाऊं तो अगर हमें लोग को लगता है कि एक तस्कर समाज को नुकसान पहुंच सकता है, हमें ये पावर दिया गया है कि उसको हम पहले ही उसको हम डिटेन कर सकते हैं। हाँ, उसका एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसको हम फॉलो करते हैं, बट उसको भी ये एक बहुत ही कठोर लॉ है जिसका हम लोग इस्तेमाल काफी करते हैं और जिससे हमें बहुत सफलता मिली है। तो इंटेलिजेंस जनरेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, हम तीनों पे ही बहुत ध्यान देते हैं। जो अभी नए हम लोगों को ट्रेंड नजर आ रहे हैं, जैसे डार्कनेट पे, सोशल मीडिया, इसका बहुत इस्तेमाल होता है
ड्रग्स की खरीद फरोख्त में लिया जाता है, उन पे हम लोग खास ज्यादातर ध्यान दे रहे हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक, मतलब इस तरह के जो भी सोशल मीडिया है, चैनल्स है, उन सब पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और अपनी क्षमता निर्माण भी कर रहे हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि कहाँ पर क्या हो रहा है। एक पैटर्न आइडेंटिफाई करें, एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके और उसको ध्वस्त किया जाए। ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता होगा। आपने जिक्र किया जितने सोशल मीडिया है, अगर वहां से ऑर्डर देके, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो वहां से अगर किसी तरह से ड्रग की पेडलिंग हो रही है, उसको नेक्सस को पहचानना, तोड़ना काफी चुनौती भरा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जहां तक ये माना जाता है कि ड्रग्स की चपेट में आने वाली सबसे ज्यादा जो एक वर्ग है वो युवा पीढ़ी है, उसको किस तरह से जागरूक करने का भी काम क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कर रहा है? और अगर कर रहा है तो उसमें किन किन वर्गों को भी शामिल किया? क्या इसमें एनजीओ को भी शामिल किया जाता है या सिर्फ सरकार के अपने ही प्रयास काफी होते हैं? नहीं, जैसे कि भारत सरकार का कहना है कि इस लड़ाई में, ये जो हमारी ड्रग्स के विरुद्ध एक लड़ाई है, उसमें हर एक व्यक्ति को सामने आगे आना जरूरी है। यह सिर्फ एनफोर्समेंट या सिर्फ एक किसी विभाग का काम से हम इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे। इसमें हमें समन्वय की जरूरत होगी, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी। तो हम लोग अवेयरनेस पर भी, जैसे कि युवा पीढ़ी है या छोटे बच्चे भी हैं, छोटे मतलब टीनेजर्स हैं और आगे भी जो सेक्शन है, उन सबके अवेयरनेस के लिए हम लोग एक पूरा नशा मुक्त भारत अभियान नाम से जाना जाता है, वो चलाते हैं। उसमें हर जिले में, हर राज्य में हम लोग जाकर कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। न सिर्फ स्कूली बच्चों के साथ भी हम लोग उनको नशे से दूर रहने की वो देते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने काफी सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक ई प्लेज की प्रोविजन है जो कि माई गव पे अवेलेबल है। यह ई प्लेज एक सरल सा प्लेज है जो कि हम हर युवा या हर बच्चे को बोलते हैं कि लेने के लिए। वो सिर्फ ये कहती है कि जिंदगी को हाँ करें और नशे को ना करें। तो हम लोग इसको काफी प्रमोट कर रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि करीबन 50 लाख लोगों ने इस ई प्लेज को लिया है। साथ ही हम लोगों ने ड्रग फ्री कैंपस, जो कि स्कूल और कॉलेजेस में हमने शुरू किया है, जिसमें कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लब्स में लाते हैं और वो क्लब ये अवेयरनेस फैलाने की, नशे से दूर रहने के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। और उसी तरह से हम लोगों ने इस तरह से स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के साथ भी काम करते हैं, जो कि हमारे इस बड़े मैसेज को फैलाने में बहुत काम करता है। मानस जी, जो आपने ऐप का डिजाइन किया है, ये इस तरीके की रोकथाम में किस तरह से मदद करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप शिकायत कर सकते हैं, आप रिहेबिलिटेशन के बारे में जान सकते हैं, आपके मन में कोई शंकाएं हैं उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा मानस इस तरीके की अवेयरनेस फैलाने के बारे में कितना महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है आपकी नजर में? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अनूठी पहल है। बहुत जरूरी है कि हम लोग कम से कम नागरिकों को इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तो दें जिसमें कि वो लोग आगे आ सके और चीजों को जान सकें। इसी प्लेटफॉर्म में हम लोग आगे चल के सोशल अवेयरनेस, जो सोशल मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस है, वो भी कई सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। जैसे कि रेगुलर ट्वीट्स हम लोग करेंगे, रेगुलर व्हाट्सएप मैसेजेस जाएंगे जो कि नशे से दूर रहने के लिए हमें वो प्रेरित करेंगे। साथ ही हम लोगों ने कई सारी प्रोग्राम्स हम लोग चला रहे हैं, जैसे कुछ कॉम्पिटिशन्स चला रहे हैं, पोस्टर कॉम्पिटिशन्स है या मैस्केट कॉम्पिटिशन है, जस्ट युवा को और युवा पीढ़ी को इन्वॉल्व करने के लिए, ताकि वो आए सामने और इसको समझे और इसमें अपनी साझेदारी दे। ड्रग्स पर रोकथाम के लिए एक बात जो अभी मैंने पढ़ी थी, नीड टू नो से ड्यूटी टू शेयर, इसको किस तरीके से आप समझाएंगे आम भाषा में हमारे श्रोताओं के लिए? ये हमारे गृह मंत्री जी का बहुत ही उद्देश है कि हम सब लोगों के पास कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, हमें एक ड्यूटी बनानी पड़ेगी कि अगर हमारी जानकारी में है और हम अगर आगे आके किसी चीज में हेल्प कर सकते हैं तो वो हमें एक ड्यूटी समझकर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इसको आगे लाना है, ताकि उस चीज पे सब लोग मिलकर काम कर सके। अपने पास ही न रखे, सामने लेके आए, सब लोग मिलकर काम करेंगे, समन्वय के साथ काम करेंगे तो इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। नशा मुक्त भारत पर सरकार के कदम के बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की डिप्टी डायरेक्टर जनरल मोनिका बत्रा। मोनिका जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की उप महानिदेशक मोनिका बत्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है
9289094044।